हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के यूनिट 4 का जो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन करके आपके सिलेबस में मेंशन है उसका कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक, कुछ और वर्ड मैं क्यों यूज किया हूँ क्योंकि इसके पहले भी हम लोग यूनिट 4 के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, उसको मैं पार्ट फर्स्ट कहा था मान लीजिएगा, और आज फिर मैं यूनिट 4 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, तो इसको आप पार्ट सेकेंड कंसीडर कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन इट्स लोएस्ट आइगन स्टेट n इक्वल टू 1 इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स इज E कामा इट्स एनर्जी इन n इक्वल टू 4 स्टेट इज। ठीक, यहाँ पे ई के आगे इज लिख लीजिएगा। ओके, तो देखिए सिंपली क्या कर रहा है क्वेश्चन ये कर रहा है कि पार्टिकल क्या है, एक वन डायमेंशनल बॉक्स में है, n इक्वल टू 1 पे मतलब ग्राउंड स्टेट पर उसका एनर्जी ई है, तो n इक्वल टू 4 पर उसका क्या एनर्जी होगा उसको बता दीजिए। ठीक, तो देखिए मैं बताया था आपको कि जो एनर्जी का फार्मूला होता है क्या होता है, En इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 8 ml स्क्वायर होता है, ये होता है। तो जब n का वैल्यू 1 है तो उस यहाँ क्या होगा, n इक्वल टू अगर 1 पुट करें तो यहाँ पे E1 हो जाएगा, और E1 का वैल्यू E के बराबर दिया है। ठीक, तो मतलब E का वैल्यू क्या होगा, n को 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो मतलब E का वैल्यू क्या हो गया, h स्क्वायर अपान 8 ml स्क्वायर हो गया। ठीक, h स्क्वायर अपान 8 ml स्क्वायर हो गया। अब n इक्वल टू 4 पर वैल्यू बताना एनर्जी लेवल का, तो मान ले रहे हैं कि n इक्वल टू 4 पे जो वैल्यू होगा इधर क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा, और n इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ये, और h स्क्वायर अपान 8 ml स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, E के बराबर है, तो इसका मतलब जो E4 होगा मतलब चौथे स्टेट का जो एनर्जी होगा वो 16 टाइम पहले स्टेट की एनर्जी E के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, मतलब E4 इक्वल टू 16 टाइम E। ठीक ना, तो अगर ऑप्शन चेक किया जाए तो सी नंबर ऑप्शन दिया है ऐसा, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेव फंक्शन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर गिवन इन टर्म्स ऑफ। ठीक, कह रहा कि हर्माइट पॉलिनॉमियल, लेग्रैंडे पॉलिनॉमियल, एसोसिएटेड लेग्रैंडे पॉलिनॉमियल, लागुरे पॉलिनॉमियल। तो जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़े थे तो वहाँ पे हर्माइट पॉलिनॉमियल को क्या किए थे, यूज किए थे। ठीक, तो इस वजह से ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक ना, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का रहा है कि द आइगन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि लेग्रैंडे पॉलिनॉमियल, लागुरे पॉलिनॉमियल, हर्माइट पॉलिनॉमियल, और कह रहा है सेलेक्ट करिए आंसर को बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो। ठीक, तो देखिए जो आपका आइगन फंक्शन था हाइड्रोजन एटम का वो लेग्रैंडे भी कंटेन करता है, लागुरे भी और हर्माइट पॉलिनॉमियल भी। इस वजह से ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों दिए गए हैं। ठीक, 1 2 3 जो लिखा गया है वो तीनों क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग थ्रू बैरियर। ठीक, तो देखिए मैं एग्जांपल में लिखवाया हूँ कौन कौन सा, एक अल्फा डीके और दूसरा क्या कर रहा है, फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये ए और बी दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, टनलिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल भी वहाँ पर लिखवाया था आपको जब पढ़ा रहा था। ठीक, तो 4th नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 4th नंबर क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो 4th नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए जिसमें 1 और 2 दोनों दिया है। ठीक, ये देखिए नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 1 2 3 रहना चाहिए क्योंकि कोडिंग किया गया है ना, तो 1 2 3 रहना चाहिए। अब आपको सही आंसर ऑप्शन क्या है, ABCD करके है और ये 1 2 3 करके। ठीक, और ऑप्शन में यही कोडिंग दिया है। ठीक, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें पहले और दूसरे नंबर को बताया गया है। ओके, क्लियर ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बैरियर पोटेंशियल इज डिफाइंड एज। कुछ बैरियर पोटेंशियल को इस तरह डिफाइन किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए जो बैरियर पोटेंशियल डिफाइन किया जा रहा है तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो बैरियर पोटेंशियल है, ओके, इसमें आपका ये ऑप्शन जो है V0 ये 0 होना चाहिए। ठीक,
ऐसे कुछ बैरियर पोटेंशियल बनता है ना, तो मान लीजिए ये 0 है, ये एक्स इक्वल टू क्या है ए है, ये एक्स इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्या है V0 है, और इधर 0 होगा, और इधर भी क्या होगा, बैरियर का जो वैल्यू है वो 0 होगा, मतलब इधर भी पोटेंशियल 0 है, उधर भी पोटेंशियल 0 है, और बीच में एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए के बीच में क्या है V0 है। क्लियर? तो इसको आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है ये गलत दिया था बुक में, उस वजह से गलत लिखा गया है इसमें। ओके, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब कह रहा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कह रहा कि द जनरल सोल्यूशन इन द रीजन, इस रीजन के लिए जब ईच लेस देन V0 हो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ईच लेस देन V0 के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो ए क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये सब कुछ आपको सॉल्व करके बताया गया है, तो आप वीडियो देखिए, सोल्यूशन वहाँ से लेते रहिए। ठीक, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं करा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, किसी तरीके से मैं टाइम निकाल के MCQ दे रहा हूँ, वही मेरे लिए सफिशिएंट है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज सम ऑफ, तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वो टोटल एनर्जी के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, एच इक्वल टू क्या होता है, p²/2m होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो दिया ना बोथ ए एंड बी, मतलब ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के क्या होगा, बराबर होगा। इस वजह से डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन का रहा कि अ पार्टिकल पजेस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन फ्री स्पेस, बिल्कुल गलत है। इन अ बॉक्स ऑफ रिजिड बॉल, सही है। बॉक्स ऑफ रिजिड बॉल में क्या होता है, पार्टिकल इन बॉक्स वगैरह हम लोग देखे थे ना, तो क्या रखता था, एक डिस्क्रीट एनर्जी पार्टिकल लगता था। ठीक, तो इस वजह से बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, देखिए जो लोग थ्योरी पढ़े हैं उनके लिए MCQ कुछ नहीं है, जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं उनके लिए MCQ ही बहुत कुछ है। अब 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। कर रहा है क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, ऑल द अबव। तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, इस वजह से डी को क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे। ठीक, ये जो तीनों हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी हो गया, चाहे क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, चाहे क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, ये सब क्या है, क्वांटम फिजिक्स के फाउंडेशन है। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन का रहा कि कंसीडर करा कि कंसीडर अ क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E मूव अंडर द पोटेंशियल, ये वैल्यू कुछ दिया गया है ऐसे। ठीक, तो करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक, तो ये सब सॉल्व करना मैं आपको बता दिया था, और जो वीडियो बना रहा था उसी टाइम बताया था कि रीजन वगैरह वैल्यू वगैरह बदल के भी दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भी का जो वैल्यू है माइनस में दे दिया है किसी दिए गए रीजन के लिए, तो ये जो बनेगा पोटेंशियल बैरियर कुछ ऐसे बनेगा, एक मिनट, कुछ ऐसे आपका पोटेंशियल बैरियर बनेगा, क्योंकि भी का वैल्यू क्या है, -V0 में। ठीक, तो अब इस रीजन के लिए पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी और सी दोनों ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट आएगा। ठीक, कैसे सॉल्व किया था इसको मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक, तो बी और सी दोनों ऑप्शन क्या आएगा, आपका करेक्ट निकल के आएगा। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इक्वली स्पेस्ड, करेक्ट है, आर इक्वली स्पेस्ड होते हैं। ठीक, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी लेवल हम लोग देखे थे ना, ये क्या होते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं। ठीक, ये सब चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, थ्योरी में पढ़ चुके हैं, सबके बीच में क्या होता है, इक्वल स्पेस होता है। ओके, मतलब इनको क्या कर सकते हैं हम कि डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड होते हैं। ओके, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा कि द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज, जो पोटेंशियल फंक्शन होता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का वो कुछ ऐसे आता है, हाफ की एक्स स्क्वायर आया था। ठीक, v इक्वल टू हाफ की एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए इधर स्क्वायर है, इधर क्या है, सिंगल पावर है, इसका मतलब क्या होगा, ये पैराबोलिक नेचर का होगा। ठीक, तो क्या होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा, और हम लोग ऐसे बना भी थे, इसी में एनर्जी ऐसे दिखाए थे, ऐसे बना के पैराबोला बना के, तो इस वजह से बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल बाउंड इन अ पोटेंशियल वेल आर, जो एनर्जी लेवल होता है पार्टिकल का, जो पोटेंशियल वेल में बाउंड है, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर के। ठीक, ये देखिए 2 बार लिखवा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अभी बताए हैं कि जो एन होगा, एनर्जी होगा, क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके,
13 क्वेश्चन करा कि अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर बैरियर पोटेंशियल ऑफ हाइट ग्रेटर देन ई, देन करा कि एक पार्टिकल है जो एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पे क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर जिसका हाइट क्या है ई से बड़ा, मतलब समझिए ये वाला केस है ई, अगर इसको हम मान ले पोटेंशियल बैरियर का हाइट कितना है V0 है, तो ई इज लेस देन V0 वाला केस है, ठीक, जो हम लोग डिस्कस किए थे। तो कह रहा है कि द पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस द बैरियर, कह रहा है कि देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल पेनिट्रेटिंग द बैरियर, ठीक। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप ऑप्शन की बात करें तो बी नंबर ऑप्शन को हम लोग क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे, ठीक। कि यही तो क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना था ना, कि जो V0 से छोटा होने पे, मतलब इस बैरियर के हाइट से कम एनर्जी रखने के बावजूद भी जो पार्टिकल था वो क्या कर रहा था, इस बैरियर को पेनिट्रेट कर जा रहा था, ठीक। रेलवे क्रॉसिंग का एग्जाम्पल लेकर वहाँ पर मैं समझाया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक। तो 13 का बी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट मानेंगे। क्यों करेक्ट मानेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर पार्टिकल का एनर्जी जो है उसके बैरियर पोटेंशियल के हाइट से कम है, तब भी कुछ ना कुछ क्या है, एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल क्या करेगा, उस बैरियर को क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा, मतलब यहाँ से ऐसे क्रॉस कर जाएगा, ठीक। रेलवे क्रॉसिंग वाला एग्जाम्पल आप याद करिए, तुरंत आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन को हम लोग करेक्ट मानेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी फॉर अ वेरी लार्ज रेक्टेंगुलर बैरियर, वेरी लार्ज रेक्टेंगुलर बैरियर के लिए जो पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी होता है वो रेपिडली फॉल होता है जैसे जैसे क्या होता है, पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है, ठीक। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक ना। अब कर रहा है 15वां क्वेश्चन कि द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉक्स 1 एंगस्ट्रॉम वाइड, ठीक। कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉक्स में है, जिसका चौड़ाई क्या है 1 एंगस्ट्रॉम है, तो मिनिमम एनर्जी बताइए। तो E इक्वल टू होता है En इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर होता है, ठीक। तो L की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम ले लीजिए, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन के मास का वैल्यू पुट कर दीजिए, n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, h का वैल्यू पुट कर दीजिए और सबको सॉल्व करिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर निकल के आएगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन करा कि in case of potential step of height V0, if particle of energy is less than V0, it incident upon it the transmission coefficient is। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व किए थे तो R का वैल्यू 1 आया था और T का वैल्यू 0 आया था, तो इसका मतलब जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और जो रिफ्लेक्टिविटी होगा या रिफ्लेक्टेंस होगा या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो दोबारा डिटेल में मुझे लगता है कि जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर ना। तो आर का वैल्यू इस केस में 1 होता है, आप जाके वीडियो देखिएगा। ओके, तो जो ट्रांसमिटेंस होगा T इक्वल टू 0, और हमेशा T और R का वैल्यू जो होता है, मतलब T प्लस R हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। तो जब R 1 हो गया है तो T को 0 होना ही पड़ेगा। ओके, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक ना। 17वां क्वेश्चन करा कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन विद द सेम एनर्जी ई अप्रोच अ पोटेंशियल बैरियर हुज हाइट V इज ग्रेटर देन E, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करा कि एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, उनका एनर्जी सेम है, वो एक पोटेंशियल बैरियर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं जिसका हाइट V है, तो जो क्या है ई से बड़ा है, तो करा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करा कि इलेक्ट्रॉन हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्रू, प्रोटॉन हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्रू, बोथ हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्रू, नो पार्टिकल विल गेट थ्रू, ठीक। तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, दोनों की क्या होगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी उसको क्रॉस करने की। ओके, क्योंकि दोनों क्या आपके क्वांटम पार्टिकल ही हैं, ठीक ना। 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी ई आर इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल स्टेप ऑफ हाइट V, ठीक, सच दैट E इज ग्रेटर देन V, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेव मैकेनिकली ट्रू, या क्वांटम मैकेनिकली ट्रू। वेव मैकेनिकली कहिए या क्वांटम मैकेनिकली कहिए। करा कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी E है, वो किसी पोटेंशियल स्टेप जिसका हाइट V है, सच दैट E इज ग्रेटर देन V है, मतलब कुछ ऐसे समझिए, एक पोटेंशियल स्टेप हम बना रहे हैं, ठीक, ऐसे कुछ पोटेंशियल स्टेप बना रहे हैं जिसका हाइट क्या है, V है। क्लियर, और एक पार्टिकल इसका एनर्जी है और E इज ग्रेटर देन क्या है, V है, ठीक। तो कह रहा कि
इसमें से क्वांटम मैकेनिकली कौन सा ट्रू है? तो पार्टिकल की एनर्जी E इज ग्रेटर देन V होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होगा और कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन होगा। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकली या बीम मैकेनिकली पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन विल बी टेक्स प्लेस। ठीक, अगर क्लासिकली बात करते तो अगर पार्टिकल का एनर्जी E पोटेंशियल स्टेप के हाइट से बड़ा है तो बस ट्रांसमिशन होता, ठीक, तब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन वेव मैकेनिकली या क्वांटम मैकेनिकली हम बात कर रहे हैं, इस वजह से सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। किसका? 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक ना, ये सब अच्छे से डिटेल में आपको समझाया जा चुका है, तो इन सब क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए निश्चित रूप से। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़, देखिए आपको परेशानी कब झेलना पड़ेगा, जब आप शॉर्टकट तरीका खोजेंगे। पढ़ाई में जब कभी भी शॉर्टकट तरीका खोजेंगे तो डेफिनेटली कहीं न कहीं जाकर फंस जाएंगे। जैसे आज मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि बस हम MCQ देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जो नहीं समझ में आएगा उसको याद कर लेते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो काम चल जाएगा आपका, लेकिन जब आगे आप किसी कंपटीशन बैठेंगे तो वहाँ शॉर्टकट तरीका से काम नहीं चलने वाला है। जब तक आपका थ्योरी पे पकड़ नहीं है तब तक आप MCQ एग्ज़ाम को कॉन्फिडेंटली हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको पहले अपने थ्योरी पर पकड़ बनाना होगा, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा। अगर आप का कॉन्सेप्ट क्लियर है रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बिना MCQ का प्रैक्टिस किए चल जाइए एग्ज़ाम में, आपसे MCQ सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े ही नहीं हैं, बस MCQ पढ़ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी और हो सकता हो आप गलत भी कर दें MCQ अपना। तो ये अंतर होता है अच्छे से पढ़ने और शॉर्टकट तरीके से पढ़ने में। ठीक, 19वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इफ अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी इज लेस देन V0 इज इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट V0 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन इज। कह रहा है कि E क्या है, लेस देन V0 है, तो इस कंडीशन में बता दीजिए कि पेनिट्रेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कुछ ना कुछ जरूर प्रोबेबिलिटी होगी, इस वजह से हम कह देंगे फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, 0 तो मानेंगे नहीं और 1 तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होगा, पेनिट्रेशन जरूर होगा, चाहे पार्टिकल की एनर्जी क्या हो, पोटेंशियल बैरियर के हाइट से क्या हो, छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा, पेनिट्रेशन जरूर होगा। और इनफाइनाइट की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट तो होता नहीं है। क्लियर हो, तो 0 से 1 के बीच में होता है। जैसे अगर रेलवे क्रॉसिंग पर क्या है, बैरियर गिरा हुआ है, तब भी कुछ ना कुछ लोग क्या करेंगे, बैरियर के नीचे से घुसेंगे ही घुसेंगे। ठीक, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। इसको अच्छे से समझाया था जब वीडियो बना रहा था। अगर आप वीडियो देखे हैं तो आज के इस ऑब्जेक्टिव लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, नहीं देखे हैं तो याद कर रहे होंगे। ओके, बस यही अंतर है। मैं बार बार कहता भी हूँ, आपको बुरा भी लगता होगा, लेकिन जो सही चीज़ है उसको मैं कहता रहूँगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन कर रहा है कि द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ फाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स इज। कह रहा है कि किसी इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में जो पार्टिकल की एनर्जी होगा वो क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन देखा जाए, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ बॉक्स एकदम गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स हाँ सही है। देखिए En इक्वल टू, हम लोग डिराइव किए थे ना इसको, En स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ठीक, तो देखिए En क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ बॉक्स के। ठीक, तो इस वजह से बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ विड्थ ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स इज रिड्यूस्ड बाय 2 एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी। अब देखिए अभी पढ़े ना कि जो En है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, L स्क्वायर के। अगर इसको 2 टाइम हम क्या करें, रिड्यूस कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये 2 टाइम रिड्यूस करने पर ये क्या हो जाएगा, 4L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मतलब जो नया एनर्जी जब निकल के आएगा, रुकिए इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि En क्या होता है, N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, चलिए इस पूरे वैल्यू को हम क्या मान ले रहे हैं, चलिए ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि पहले मान ले रहे हैं इनिशियली क्या है, L है, इसका लेंथ क्या है बॉक्स का, L है। अब फिर कह रहा है कि अगर इसको 2 टाइम रिड्यूस कर दें तब क्या हो जाएगा, मतलब तब पार्टिकल की एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा।
ठीक। तो जब यल लेंथ है तो मान लेना पार्टिकल की एनर्जी क्या है, En है। ठीक। अब इस यल लेंथ को क्या कर देना है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहा है, सॉरी 2 टाइम्स क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक। इसको यल को 2 टाइम क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक। मतलब L/2 कर दे रहा है। तो अब जब L/2 करेंगे तो जो नया बनेगा उसको मान ले रहे हैं En डैश। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर H स्क्वायर और 8m, ये क्या हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये क्या होगा, नीचे 4 आएगा और ऊपर L स्क्वायर, तो 4 ऊपर चल जाएगा। तो जो En डैश निकल कर आएगा वो 4n स्क्वायर H स्क्वायर अपान 8ml स्क्वायर रिड्यूस कर रहा है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, तो 2 से भाग देंगे, उसमें 2 टाइम्स रिड्यूस कर रहा है। ठीक। तो अब देखिए, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये किसका वैल्यू है, En का वैल्यू जो इनिशियली था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो En डैश होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स En के बराबर होगा। ठीक। मतलब नया वाला एनर्जी क्या होगा, पुराने वाला एनर्जी से 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक ना। तो इस वजह से क्या होगा, जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा आप अब तक डील कर चुके होंगे। ओके, इंटर में भी और बीएससी फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में भी। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज गिवन बाय। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ए साइन kx प्लस बी कास kx द्वारा दिया जाता है। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल लाइज इन विच रीजन। तो किस रीजन में होता है, 0 से बड़ा और L से छोटा, मतलब x का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा और L से छोटा, उस रीजन में होता है। अरे भाई, बॉक्स हम लोग ऐसे ही पढ़े थे ना, या सिंपली इसको हटाइए, ऐसे बनाइए। हम लोग बॉक्स जब पढ़े थे तो क्या था, ऐसे कुछ बॉक्स पढ़े थे। ठीक। या ओपन करके, जैसे एग्जैक्ट फिगर में बना दे रहा हूँ, ऐसे एक बॉक्स पढ़े थे हम लोग। ठीक। ये x इक्वल टू 0 था, ये x इक्वल टू क्या था, L था। इसी के बीच में वेव फंक्शन मिलेगा। क्लियर। इधर क्या था, इन्फानाइट था पोटेंशियल, इधर इन्फानाइट पोटेंशियल था। इसी के बीच में हम लोग क्या पा रहे थे, वेव फंक्शन को पा रहे थे। ठीक। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर अ पार्टिकल इनकाउंटरिंग अ पोटेंशियल बैरियर द सम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज। ठीक। तो देखिए, अगर कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, टकरा रहा है किससे, पोटेंशियल बैरियर से, तो जो सम होगा किसका, काइनेटिक और सॉरी जो सम होगा रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का, वो हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। r प्लस टी इक्वल टू 1 होता है। अभी पीछे इसको बताएं, इस वजह से सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक। मतलब पोटेंशियल बैरियर के केस में जो r और t का सम होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक। लगभग हर एक केस में होना चाहिए, r प्लस टी जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक। यहाँ तो स्पेशल नेम दे दिया पोटेंशियल बैरियर केस में, तो उसमें भी r प्लस टी जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ओके। तो सी नंबर ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। ठीक ना। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्विचिंग ऑफ टनल डायोड कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग टनल इफेक्ट। ठीक। ये तो आप बीएससी सेकेंड सेम में पढ़े हैं, टनलिंग इफेक्ट की वजह से जो टनल डायोड है वो वर्क करता है। ठीक। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी बुक में होगा और आपके नोट्स में होगा, अगर पढ़े होंगे टनल डायोड तो। ठीक। टनल इफेक्ट वहाँ पे होता है, जैसे हम लोग पीछे भी क्वांटम मैकेनिक्स में टनल इफेक्ट पढ़े थे। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का रहा कि द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज गिवन बाय। तो देखिए पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है, √2/L, जहाँ बॉक्स की लंबाई क्या है, L है, और पार्टिकल जो है वो क्या है, 1 डायमेंशनल बॉक्स में है। तो उस कंडीशन में √2/L साइन n πx अपान L के बराबर होता है। ठीक ना। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द क्लासिकल लिमिट्स इज नियरली। ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वेव फंक्शन साई निकाले थे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में, उसका आप प्रोबेबिलिटी निकाल कर सॉल्व करिएगा। ठीक। जब प्रोबेबिलिटी निकाल के आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन वहाँ पे डी टाउ करके वगैरह करके आप सॉल्व करिएगा। ठीक। वेव फंक्शन में निकलवाता तो 84% आएगा। ओके। क्लासिकल लिमिट के अंदर 84%। अगर क्वेश्चन दे दे आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट तो क्या हो जाएगा, 100 - 84
तो कितना आ जाएगा 16%। ठीक, तो आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट 16% होता है और इनसाइड द क्लासिकल लिमिट 84% होता है। ओके, इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में 27 MCQ को डिस्कस कर लिए और आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के सभी चैप्टरों के दो पार्ट में MCQ को डिस्कस कर लिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, आप वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, ठीक, थोड़ा सा आप ज़रूर सोचा करिए कि जो वीडियो बनाता है उसका कितना एनर्जी खर्च होता होगा। सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप लाइक नहीं करते हैं, अपना फीडबैक नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ अगर ऐसे रहा तो फिर आगे हो सके वीडियो प्रोवाइड करना बंद करना पड़े। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।